दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरओ परीक्षा में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था खंड से पूछे गए प्रश्नों को। इस वीडियो में हम संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान पर विदेशी संविधानों के प्रभाव, उद्देशिका, राष्ट्रीय प्रतीक तथा नागरिकता खंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप आसानी से उसे समझ सकें और कुछ अन्य तथ्यों को भी जान सकें जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आरओ परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन खंड के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। पहला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है आपके ऑस्टिन, CR एटली, विंस्टन चर्चिल या लॉर्ड माउंटबेटन। तो सही उत्तर है ग्रेनविल ऑस्टिन। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये वक्तव्य ब्रिटिश विधि शास्त्री ग्रेनविल ऑस्टिन का था। ये कथन उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? देखिए 1909 का अधिनियम, 1919 का, 1935 या 1947 का। तो सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना के रूप में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था प्रस्तुत की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला कथन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? 1 और 2 दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। आप व्याख्या देख लीजिए। दोस्तों भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विसेज का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ और 1855 में इसके लिए प्रतियोगी परीक्षा लंदन में आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद ये परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 से, तिथि याद रखिएगा, 1922 से ICS की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई। पहले इलाहाबाद में और बाद में दिल्ली में ये परीक्षा हुई। 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई और इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो चुका था। अगला प्रश्न है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। तो आसान सा प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, C अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों आप जान लीजिए संविधान निर्मात्री परिषद आप या संविधान सभा, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देखिए निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार? तो सही उत्तर BN राव हो जाएंगे। ऑप्शन C आपका सही उत्तर है। आप जान लीजिए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार VN राव थे। उनके द्वारा संविधान का पहला प्रारूप यानी ड्राफ्ट तैयार किया गया था, जिस पर विचार और परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया।
अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया था, आपको बताना है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेट याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है आसान सा ही प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। याद रखिएगा संविधान सभा ने संघ संविधान समिति सहित कुल 8 प्रमुख समितियों का गठन किया था और इनके द्वारा विशेष कार्य किए गए। प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए संविधान पर जो अन्य देशों के संविधानों का प्रभाव पड़ा उससे संबंधित प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या पूर्व सोवियत संघ अथवा फ्रांस के संविधान से? तो आप जानते हैं दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है ये अनुच्छेद 51 क में जो है कहाँ से लिया गया? पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। और आप जान लीजिए कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे शामिल किया गया और ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आसान सा प्रश्न है, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। याद रखिएगा भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों की अवधारणा है इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय का गठन और शक्तियां, उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फ्रांस से गणतंत्र का विचार, ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों का विचार भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो आप जानते हैं अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और अनुसूचियों से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। भारतीय संविधान में प्रारंभ में कुल कितने अनुच्छेद थे? 420, 380, 395 या 270? तो सही उत्तर है 395। दोस्तों आप जान लीजिए संविधान में प्रारंभ में कुल 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन क्रमांक की दृष्टि से संविधान में 395 अनुच्छेद ही हैं। आप अगर जो कहें कि जैसे कोई अनुच्छेद है 1 का क, ख या कोई अनुच्छेद जोड़ दिया गया, लेकिन वो अनुच्छेद मूल रूप से एक ही है। भले ही कोई कहे कि अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन क्रमांक के रूप में केवल 395 अनुच्छेद हैं जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तब और अब तक। कैसे? अगर आपसे कोई पूछे कि 396वां या 397वां अनुच्छेद बताइए तो आप नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए संविधान में प्रारंभ में जो अनुच्छेद थे मूल रूप से वही आज भी हैं। अगर क ख ग करके या ABC करके कोई अनुच्छेद बढ़ा दिया गया हो तब भी वो संख्या में 395 ही गिना जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? तो सही उत्तर है द यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत संघ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए पंचायतें भाग 9 में सही है, नगर पालिकाएं भाग 9 क में बिल्कुल सही है, सहकारी समितियां भाग 9 ख में सही है और अधिकरण भाग 10 में ये आपका सही नहीं है, क्योंकि अधिकरणों की संख्या अधिकरणों को जो है 14 क अधिकरणों को भाग 14 क में वर्णित किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों पंचायतों का प्रावधान संविधान के भाग 9 में, नगर पालिकाएं भाग 9 क में, सहकारी समितियां 9 ख में और भाग 14 क में अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है।
तो यहाँ पर देखिए नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में सही है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 सही नहीं है, नगर पालिकाएं भाग 9A में सही है और निर्वाचन भाग 15 में। तो 2 आपका संघ राज्य क्षेत्र वाला कॉलम सही नहीं है, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्रों की व्यवस्था 8वें भाग में भाग 8 में की गई है। तो सही सुमेलन इस तरह से हो जाएगा, नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 2 में, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में, नगर पालिकाएं भाग 9A में और निर्वाचन का प्रावधान भाग 15 में किया गया है। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आप जान लीजिएगा दोस्तों, वित्त विधेयकों के बारे में अनुच्छेद 117 में वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्य निर्वहन के संबंध में चर्चा पर निर्बंधन। और आप जानते हैं इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद 123, ये राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख इसमें किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संविधान का भाग 15। तो संविधान के भाग 15 में किसकी व्यवस्था है? अभी अभी इसी वीडियो में आपने पढ़ा है। तो आप जान लीजिए संविधान के भाग 15 में निर्वाचन की व्यवस्था है, यहाँ पर A का चौथा हो जाएगा। इसके अलावा B संविधान का भाग जो है 16, तो भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध हो जाएंगे। भाग 17, तो भाग 17 में आप जानते हैं राजभाषा संबंधी प्रावधान है और भाग 18 में आपात उपबंध दिए गए हैं, यहाँ पर आपका आपात उपबंध दिया गया है। तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन B हो जाएगा, 4 3 2 1। तो यहाँ पर जो सही सुमेलन है, संविधान के भाग 15 में निर्वाचन संबंधी प्रावधान, भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, भाग 17 में राजभाषा और भाग 18 में आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजंस का उल्लेख है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए सूची 1 और सूची 2 यहाँ आपके सामने है। 7वीं अनुसूची, सूची 1 और सूची 2, तो इसमें अनुसूचियों का मिलान करना है। 7वीं अनुसूची में दोस्तों संघ राज्य और समवर्ती सूचियों की बात की गई है, आप जानते हैं। 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं की बात की गई है। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधिमान्यीकरण और 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता से संबंधित है। तो 3 1 4 2 यहाँ पर देखिए 3 1 4 2 ऑप्शन D आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। 7वीं अनुसूची, तो ये दोस्तों विधायी शक्तियों का वितरण यानी संघ राज्य और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में भाषाएं, 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यीकरण और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता का विवरण दिया गया है। 2 3 3 1 4 2 3 1 4 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प आप देख सकते हैं 3 1 4 2 ऑप्शन C सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची में शामिल है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या विशेष सूची? तो सही उत्तर है समवर्ती सूची। दोस्तों समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 याद रखिएगा। एंट्री नंबर 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजना का उल्लेख करती है और इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। अब आइए उद्देशिका यानी प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन कब किया गया था? तो उत्तर है एक बार संशोधन किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखिएगा भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक बार संशोधन किया गया है।
दोस्तों पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत और संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही अंततोगत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बनी। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकती, फिर भी केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट उपबंधों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एक शब्द है अखंडता जोड़े गए और उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था कब? तो सही उत्तर है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका जो है ये संविधान की आत्मा कही जाती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे पॉलिटिकल होरोस्कोप या राजनीतिक जनपत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। दोस्तों लोक सेवा आयोग ने जो है इस प्रश्न का उत्तर उद्देशिका को माना है। लेकिन यही प्रश्न अगर जो पूछा जाए कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, तो बी.आर. अम्बेडकर जी ने ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। जब ये प्रश्न सामान्य संविधान के क्रम में आएगा तो इसका उत्तर प्रस्तावना होगा। लेकिन अगर जो ये पूछा जाए कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा किसे कहा है, तो उसका उत्तर संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है कहाँ पर? तो उत्तर है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आप जान लीजिए कि संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, मत, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का अधिकार दिलाना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य के अध्याय में दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन से न्याय की व्यवस्था की गई है? तो याद रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों भारतीय संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की व्यवस्था की गई है। सामाजिक न्याय का मतलब है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, वर्ण के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी से भेदभाव नहीं होगा। और राजनैतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। शासन प्रणाली से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। देखिए, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन देखिए, जनता, संविधान, संसद या राष्ट्रपति। तो उत्तर है राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। और भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग शब्दों से। और भारत में एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, यानी भारत में राजसत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है जो जनता की ओर से देश का शासन चलाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला है कि एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक व्यक्ति में निहित हो, या एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। तो सभी विकल्प सही हैं, ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। आप जान लीजिए कि गणतंत्रीय अवधारणा से जो ऑप्शन सी है वो संबंधित नहीं है, इसमें राजा का प्रावधान नहीं होता है। गणतंत्रीय अवधारणा निर्वाचित लोकतंत्री प्रणाली का प्रारूप होता है।
राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेसस है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो मोर है दोस्तों। इसके अलावा अब आइए संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आ जाते हैं। प्रश्न है कि किस राज्य का गठन जो है वर्ष 1948 में हुआ था? पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। तो सही उत्तर अगर जो देखा जाए तो ऑप्शन डी होगा, हिमाचल प्रदेश। देखिए अंग्रेजी संस्करण में राज्य के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है, किस राज्य का गठन। तो लेकिन यदि राज्य का अर्थ प्रोविंस लिया जाए तो 1948 में गठित राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। आप देखिए पश्चिम बंगाल जो है प्रोविंस के रूप में 15 अगस्त 1947 और स्टेट 26 जनवरी 1950। तो आप जान लीजिए दोस्तों, असम 15 अगस्त 1947 को, पंजाब 15 अगस्त 1947 और हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम आपको बताना है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला सही उत्तर आपका हो जाएगा नागालैंड की स्थापना 1963 में, मेघालय 1972 में, सिक्किम 1975 में और अरुणाचल प्रदेश 1987। ऑप्शन ए आपका सही क्रम हो जाएगा राज्यों के निर्माण का। आप देख सकते हैं दोस्तों, राज्य और स्थापना वर्ष, नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963, मेघालय 21 जनवरी 1972, सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 का सुमेलन करिए। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1962 या 63 में, 1963 हो जाएगा। झारखंड, आप जानते हैं झारखंड की स्थापना सन 2000 में, तेलंगाना 2014 में और सिक्किम 1975 में। तो 2-1-4-3 यहाँ पर मिलान आप करिए, 2-1-4-3। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो उत्तर है 1956 यानी 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। आप देख सकते हैं दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया और भाषा के आधार पर सबसे पहले तेलुगु भाषी प्रदेश आंध्र प्रदेश पृथक राज्य के रूप में 1953 में गठित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो सही उत्तर है 1956 में। अगला है कि भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन या निर्माण किया गया? तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। अगला है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, आपको बताना है। तो उत्तर है, केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज के लिए 20 सीटें लोकसभा में जो है आरक्षित हैं। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 81, 7वें संविधान संशोधन 1956, 31वें संविधान संशोधन 1973, गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा संशोधन के अनुसार लोकसभा के लिए अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से और अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आ सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 331 के अधीन राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय का लोकसभा में समुचित प्रतिनिधित्व न होने पर 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकता था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 का संशोधन करते हुए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था को निष्प्रभावी कर दिया गया है। तो इस प्रकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 550 यानी 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से हो सकती है।
अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो याद रखिएगा, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2018 में भारत के किस राज्य ने अपने राज्य ध्वज का अनावरण किया है? तो सही उत्तर है राज्य ध्वज का अनावरण कर्नाटक ने किया है। 8 मार्च 2018 को कर्नाटक ने अपने राज्य ध्वज का अनावरण किया। ये राज्य ध्वज नाटा ध्वजा पीले, सफ़ेद और लाल रंग की 3 धारियों में विभाजित है, जिसके मध्य में राज्य चिन्ह मुद्रित है। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन से थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल के बीच का था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक राज्य को संघ में शामिल करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति किसे प्राप्त है? तो सही उत्तर है संसद को। दोस्तों, अपने यहाँ आप जान लीजिए, संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है, लेकिन संसद सर्वोच्चतम विधि निर्मात्री निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना तथा अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन की शक्ति भारतीय संसद में निहित है। अब आइए नागरिकता से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो उत्तर है भाग 2 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए, नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में उल्लिखित हैं और भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? तो तिथि याद रखिएगा, 11 दिसंबर 2019 को। दोस्तों, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया। उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को ये राज्यसभा द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की। ये विधेयक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आरओ परीक्षा यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति संभावित और महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।